अंदर का डायमीटर, जैसे कोई पाइप है, उस पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है ना, उसके लिए देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो ये जो जॉज होते हैं वर्नियर कैलिपर के ऊपर, ये इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये एक्सटर्नल डायमीटर भी नाप सकता है, लेंस भी नाप सकता है, और ये थिकनेस जो है वो भी नाप सकता है। तो ये काफी चीजें मेजर कर सकता है। अब अगली चीज जो है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो होता है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा प्रिसाइज होता है। और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो होता है वो मिनिमम 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर तक जो है वो मेजरमेंट कर सकता है। आमतौर पे वो तमाम मेजरमेंट्स जो कि 1 सेंटीमीटर से छोटी होती हैं, यानी कि वो तमाम मेजरमेंट्स जो कि मिलीमीटर्स में होती हैं। तो आमतौर पे वो तमाम जो रीडिंग्स या थिकनेस या डायमीटर्स या डेप्थ डेप्थ तो खैर नहीं, वो तमाम रीडिंग्स जो कि 1 सेंटीमीटर से छोटी होती हैं, यानी कि मिलीमीटर्स में होती हैं, उसके लिए आमतौर पे जो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज करते हैं। अब माइक्रो इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में से हमें जो रीडिंग पढ़ना सीखनी है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की सीखनी है। यानी कि वी शुड नो हाउ टू डिटरमिन द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अभी आपके सामने एक टिपिकल माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की जो है तस्वीर बनी हुई है, डायग्राम बनी हुई है। इसमें होता ये है कि ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के जो है दो जॉज होते हैं, और इन जॉज के बीच में हम उस चीज को रखते हैं जिसकी लेंथ या डायमीटर या थिकनेस हमें नापनी होती है। ठीक है। ये एक जो है सर्कुलर जो है एक स्केल होता है जिसको हम ड्रम कहते हैं, और ये रोटेट करता है। इस तरह रोटेट करता है जिस तरह एक स्क्रू जो होता है वो नट के ऊपर, जैसे एक बोल्ट जो है वो रोटेट करता है, जैसे स्क्रू रोटेट करता है। यानी कि इसको आप यूं करके अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, और इसको अगर आप यूं करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पीछे की तरफ हटता रहेगा। तो ये जो आपका ड्रम है, या जिसको आप सर्कुलर स्केल कहते हैं, ये रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है इस तरह से क्लॉकवाइज और ये आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये जॉस के बीच में जो चीज होती है वो क्लैंप हो जाती है, टाइट हो जाती है। और जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये पीछे की तरफ हटता है, तो ये जॉस पीछे हटते हैं। जब जॉस पीछे हटते हैं तो ये चीज जो कि क्लैंप हुई होती है लूज हो जाती है, नीचे गिर जाती है। अब जब हमें इसकी अगर फिर सब मिसाल के तौर पर इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस अगर मालूम करनी होगी, तो इसको हम इन दोनों जॉस के बीच में रखेंगे। फिर यहाँ से जो इसको घुमाएंगे सर्कुलर स्केल को क्लॉकवाइज, जब इसको हम यूं करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये इसमें फिक्स हो जाएगा। जब ये एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगा तो इसको सर्कुलर स्केल को रुक जाना चाहिए। लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं जज्बात में आगे इसको जरा ज्यादा जो है घुमा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जॉस आगे बढ़ जाते हैं और ऑब्जेक्ट का शेप खराब हो सकता है, इसकी थिकनेस जो अफेक्ट हो सकती है। तो उसके लिए ये होता है कि ये जो हिस्सा होता है ना, इसका ये वाला हिस्सा, आउटर जो पार्ट है सर्कुलर स्केल का, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लच ये करता है कि जब ये टाइट हो जाता है ना, तो ये वाला हिस्सा स्लिप हो जाता है, इसमें कड़कड़ की आवाज आने लगती है। तो जो कड़कड़ की आवाज होती है, जो ये स्लिप हो जाता है, ये इस बात की निशानी होती है कि जॉज जो है प्रॉपर टाइट हो चुके हैं, एंड यू डोंट नीड टू प्रेस इट एनी फर्दर। जब आप इन जॉज के बीच में इस ऑब्जेक्ट को क्लैम कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो उसके बाद फिर आपको रीडिंग्स पढ़नी होती हैं। रीडिंग्स आपको इस तरह पढ़नी होती हैं कि ये सामने जो आपको स्केल नजर आ रहा है, ये स्केल क्या कहलाता है, ये स्केल मेन स्केल कहलाता है आपका। ठीक है। या इसको हम जो शाफ्ट भी कहते हैं। और जो ये ड्रम है, इस ड्रम को आप सर्कुलर स्केल भी कहते हैं, या ये इसको आप रोटेटरी स्केल भी कह सकते हैं क्योंकि ये रोटेट करता है। आपको इन दोनों स्केल्स की रीडिंग्स को मिलीमीटर में लेना होता है और फिर उन दोनों को ऐड करना होता है। मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो ऑलरेडी बिल्ट इन मिलीमीटर में होती है, लेकिन सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग होती है, इसकी रीडिंग को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको पहले 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और फिर इन दोनों रीडिंग्स को आपको बाद में क्या करना होता है, इन दोनों रीडिंग्स को आपको बाद में ऐड करना होता है। रीडिंग पढ़ते कैसे हैं? रीडिंग पढ़ते ऐसे हैं कि मेन स्केल पर आपको जो भी लास्ट रीडिंग नजर आ रही है, बस वही उसकी रीडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो ये स्केल मिलीमीटर में दिया हुआ है, मेन स्केल, इसको जरा आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखें, अगर ये 0 है और अगर ये 5 है, ठीक है, लॉजिक इस्तेमाल करें जरा। अगर ये 0 है और ये 5 है, तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, और ये 1 होगा। और अगर ये 0 है और ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में जो होगा वो क्या होगा, वो 0.5 होगा। जो 1 और 2 के बीच में होगा वो क्या होगा, 1.5 होगा।
जो 2 और 3 के बीच में होगा वो क्या होगा, 2.5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेन स्केल को जब मेन स्केल को जब जब मैं रीड करूंगा, तो मैं कैसे रीड करूंगा कि ये मेरे लिए 0 होगा, ये मेरे लिए 0.5 मिलीमीटर होगा। उसके बाद ये मेरे लिए 1 मिलीमीटर होगा, ये मेरे लिए 1.5 मिलीमीटर होगा। फिर ये मेरे लिए 2 मिलीमीटर होगा, ये मेरे लिए 2.5 मिलीमीटर होगा। फिर ये मेरे लिए 3 मिलीमीटर होगा, ये मेरे लिए 3.5 मिलीमीटर होगा। फिर ये मेरे लिए 4 होगा, ये मेरे लिए 4.5 मिलीमीटर होगा। फिर ये 5 मिलीमीटर होगा और इसके आगे 5.5 मिलीमीटर होगा। तो इस स्केल पर अगर आप देखें तो आपको लास्ट रीडिंग कौन सी नजर आ रही है? इस स्केल पर आप देखेंगे तो आपको लास्ट रीडिंग ये नजर आ रही है, और ये रीडिंग है 5.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपकी जो मेन स्केल रीडिंग हो गई वो 5.5 मिलीमीटर। अब जो आपका सर्कुलर स्केल है, यानी कि ये वाला स्केल, इसकी रीडिंग कैसे पढ़ी जाती है? इसकी रीडिंग आप सामने देखेंगे, और इसमें डेसिमल का कोई चक्कर नहीं है। इसमें हर रीडिंग जो होती है होल नंबर में होती है। यानी कि अगर ये 15 है तो उसके ऊपर होगी 16, उसके ऊपर 17, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 19, और ये कौन सी रीडिंग आ गई, 20। उसके बाद ये है 21, 22, 23, 24 एंड सो ऑन। आपको क्या करना होता है, आपको ये करना होता है कि आपको ये देखना होता है कि ये कौन सी रीडिंग है सर्कुलर स्केल की, वो कौन सी रीडिंग है जो कि सेंट्रल लाइन से मैच कर रही है। आपको देखना होता है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग है जो कि सेंट्रल लाइन से मैच कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेंट्रल लाइन से जो मैच कर रही है वो 21 मैच कर रही है। तो आपकी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई वो कितनी हो गई, 21 हो गई। आपकी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई वो कितनी हो गई, 21 हो गई। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो तो डायरेक्टली मिलीमीटर में ही होती है, लेकिन सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग होती है वो डायरेक्ट मिलीमीटर में नहीं होती। उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको डिवाइड बाई 100 करना होता है। तो उसको अगर आप डिवाइड बाई 100 करेंगे तो रीडिंग हो जाएगी 0.21 मिलीमीटर। अब आपके पास दो रीडिंग्स आ गई हैं, उन दोनों रीडिंग्स को आपको ऐड करना है। एक रीडिंग आपके पास आ गई है मेन स्केल की 5.5 मिलीमीटर, दूसरी रीडिंग आपके पास आ गई है सर्कुलर स्केल की 0.21 मिलीमीटर। जब आप इन दोनों रीडिंग्स को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.71 मिलीमीटर। इस तरह से आप एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग को पढ़ते हैं। हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? ये आपके सामने एक डायग्राम है, अब देखें तो डायग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितनी है। MSR का मतलब है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग वो रीडिंग होती है जो कि आपको मेन स्केल पर आखिरी नजर आ रही होती है। यहाँ पर मुझे मेन स्केल पर आखिरी रीडिंग ये नजर आ रही है, और अगेन ये रीडिंग कितनी है, 5.5। तो मेन स्केल रीडिंग मेरी जो है 5.5 मिलीमीटर हो गई, जो कि ऑलरेडी मिलीमीटर में जो है बिल्ट इन होती है। सर्कुलर स्केल में हमें वो रीडिंग देखनी होती है जो कि सेंटर लाइन से मैच कर रही होती है। तो सेंटर लाइन से ये रीडिंग मैच कर रही है, और ये रीडिंग है 35 के बाद, यानी कि 36। लेकिन जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है लेकिन जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है उसको आपको डिवाइड बाय 100 करना होता है मिलीमीटर में चेंज करने के लिए। तो हो जाएगा 0.36 मिलीमीटर। अब ये दोनों रीडिंग्स आपको अल्टीमेटली ऐड करनी होती हैं। तब आप क्या करेंगे, आप इस 5.5 मिलीमीटर को ऐड करेंगे 0.36 मिलीमीटर में। तो फुल एंड फाइनल आपका आंसर आएगा 5.86 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5.86 मिलीमीटर। ठीक, चलें, ये आप लोग ट्राई करें, इसका आंसर आप लोग बताएं। हाँ, तकरीबन सभी लोगों ने सही आंसर बताया है इसका। अगर आप इसकी मेन स्केल रीडिंग देखें तो देखें, आप गौर से देखें तो मेन स्केल पर आपको जो आखिरी डिवीजन नजर आ रही है ना, वो ये नजर आ रही है। और इस डिवीजन को अगर आप देखें तो ये तो 5 है, ये 5.5 है, ये 6 है, ये 6.5 है, ये 7 है। बहुत ज़्यादा के एग्जाम के पेपर में हम इतना जो है इसको मैग्नीफाई करके नहीं देख पाते, तो बहुत बच्चे इसको अक्सर 6.5 समझ लेते हैं। लेकिन आप गौर से देखा करें, अगर लास्ट डिवीजन आपको जरा सी भी थोड़ी सी जो है वो पेयर होती हुई नजर आ रही है ना,
इमर्ज होती हुई नजर आ रही है तो उसको आप काउंट करेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर जो है आपकी वो कितनी हो गई? मेन स्केल रीडिंग आपकी यहाँ पर 7.0 मिलीमीटर हो गई, या 7 भी कह सकते हैं उसको आप सिंपली। सर्कुलर स्केल के लिए देखें तो सर्कुलर स्केल में आपकी ये डिवीजन मैच कर रही है, और ये डिवीजन है 26। और इस डिवीजन को आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा मिलीमीटर में चेंज करने के लिए, तो हो जाएगा 0.26 मिलीमीटर। अब आप इन दोनों रीडिंग्स को फुल एंड फाइनल ऐड कर लेंगे, 7.0 मिलीमीटर एंड 0.26 मिलीमीटर। तो दोनों ऐड होगा, टोटली हो जाएगा 7.26 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करके 7.26 मिलीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करें जरा। इवन आंसर, इसका आंसर भी तकरीबन आप सबने ही सही बता दिया है। इसमें भी देखिए मेन स्केल रीडिंग अगर आप देखेंगे तो ये 6 है, ये 7 है, और आखिरी जो आपको मेन स्केल रीडिंग नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है? आखिरी मेन स्केल रीडिंग आपको 7.5 मिलीमीटर नजर आ रही है। सर्कुलर स्केल में ये रीडिंग मैच कर रही है, और ये रीडिंग है 14। अब आप ये 15 से पहले वाली रीडिंग है 14 है, डिवाइड बाय इसको 100 करेंगे तो ये कितने हो जाएगा? 0.14 मिलीमीटर हो जाएगा। अब आप जब इन दोनों रीडिंग्स को ऐड करेंगे, 0.14 मिलीमीटर को और 7.5 मिलीमीटर को, तो आपका जो आंसर बनेगा हो जाएगा 7.64 मिलीमीटर। ठीक है, तो फुल एंड फाइनल आंसर आपका 7.64 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए हम जरा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आखिरी जो फुल एंड फाइनल मेन स्केल रीडिंग नजर आ रही है वो 5 मिलीमीटर की नजर आ रही है, और जो लाइन मैच कर रही है सेंटर से वो 36 है। अब इसको मिलीमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.36 मिलीमीटर। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 मिलीमीटर को और 0.36 मिलीमीटर को, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका 5.36 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आखिरी क्वेश्चन भी हमने इसका निपटा लिया। एक टेक्निकल चीज होती है माइक्रोमीटर गेज में, वर्नियर कैलिपर में भी होती है। इसको बस जरा हम जो है वो बस सरसरी तौर पे देख लेते हैं, इट्स नॉट इन डिटेल्ड। जीरो एरर। जीरो एरर ये होती है कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हम पहले ये जो हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज था ना, इसको रीडिंग करने से पहले, यानी कि जब बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उसको रोटेट करके हम जॉस को बंद कर लेते हैं। ठीक है, जब हम जॉस को पूरा बंद कर लेते हैं तो ये आपका रोटेटिंग स्केल घूम के पूरा यहाँ जीरो तक आ जाता है। और फिर जो रोटेटिंग स्केल जैसे 15, 20, 25 लिखा है ना, तो ऐसे जीरो भी लिखा हुआ होगा। तो रोटेटिंग स्केल का जो जीरो होता है ना, वो एग्जैक्टली इस लाइन से यूं मैच कर जाता है यूं करके। अगर रोटेटिंग स्केल का जीरो जाए पूरा जॉस बंद करने पर इस लाइन से मैच ना करे, बल्कि ऊपर आए या नीचे आए इस तरह से, तो उसको फिर हम जीरो एरर कहते हैं। तो इसमें आपसे खैर एग्जामिनर पूछ नहीं रहा जीरो एरर क्या होती है, लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए एज अ गुड स्टूडेंट। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर मेकिंग अ मेजरमेंट, check to ensure that the reading is zero when the jaws are closed. Otherwise, a zero error must be allowed when the reading is taken. ठीक। पैरेलक्स एरर क्या होती है? पैरेलक्स एरर ये होती है कि जब आप किसी रीडिंग को जो है एक एंगल बनाकर पढ़ते हैं तो वो रीडिंग आपको गलत नजर आती है। मिसाल के तौर पे एक स्केल है, ये इस पे रीडिंग्स हैं। अब मुझे ये रीडिंग पढ़नी है, तो अगर ये रीडिंग मैं बिल्कुल सामने से परपेंडिकुलरली पढ़ूंगा यूं करके, तो फिर रीडिंग मुझे बिल्कुल सही नजर आएगी। लेकिन अगर मैं इस रीडिंग को, फर्ज करें दिस इज द रीडिंग, उस रीडिंग रीडिंग को मैं इस एंगल से यहाँ से रीड कर रहा हूँ, या इसको मैं इस एंगल से यहाँ से रीड कर रहा हूँ, तो फिर रीडिंग मुझे कम या ज़्यादा नज़र आएगी। इस तरह की एरर को जो है हम क्या कहते हैं? इस तरह की एरर को हम पैरेलक्स एरर कहते हैं। अब्दुल रहमान ने पूछा है कि सर जीरो एरर को दोबारा बता दें। मैं कहता हूँ जीरो एरर का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक माइक्रोमीटर में या वर्नियर कैलिपर में कोई भी चीज़ नहीं है, और मैं उसके जॉस को पूरा बंद कर देता हूँ इकट्ठा एक साथ,
तो मेरा आंसर जीरो आना चाहिए ना। अब अगर फर्ज करो कि पूरा जॉस बंद करने पर बीच में कोई चीज ना होने पर भी रीडिंग मेरी 0.1 आ रही है, तो 0.1 क्या है, वो तो एरर है ना। तो उस एरर को हम जीरो एरर कहते हैं। इसको आप इस तरह समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर अगर हम 1 किलो मिठाई रखते हैं तो वो उसको वेट बताना चाहिए 1 kg। लेकिन अगर हम 1 किलो मिठाई उठा लें तो उसको वेट बताना चाहिए 0 kg। लेकिन मिठाई को हटाने पर अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको रीडिंग दे रहा है 0.1 kg, तो 0.1 kg क्या है, तो उस पर तो कोई वेट नहीं है, उसका आंसर तो जीरो आना चाहिए। तो 0.1 kg उसकी जीरो एरर है। तो ऐसे जब आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से कुछ नहीं नाप रहे हैं, पूरा स्केल को ऐसे ही बंद कर दें, खाली स्केल को, तो उसकी रीडिंग जीरो आनी चाहिए ना। लेकिन अगर वो पूरा स्केल बंद करने पर जीरो रीडिंग नहीं दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जीरो एरर है। हाँ भाई, अब्दुल रहमान, क्लियर है बात? ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया पे, यानी कि हम डिफरेंट एरियाज जो हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और क्या करते हैं। देखिए, एरिया कैलकुलेट करना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एरिया जो निकाल रहे हैं वो किस शेप का निकाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मेरे पास एरिया निकालना है मुझे, और वो एरिया जो है एक स्क्वायर का एरिया है। मिसाल के तौर पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है, इसकी लेंथ भी एल है, इसकी विड्थ भी एल है। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, एल स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसी फर्ज करें कि अगर मुझे एरिया निकालना है, और वो एरिया मुझे निकालना है एक रेक्टेंगल का। ठीक है, मुझे एक एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है कि रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। तो उसका जो एरिया होगा वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर होगा। ऐसी फर्ज करें कि अगर मुझे एरिया निकालना है, और मुझे एरिया निकालना है एक सर्कल का। मिसाल तौर पे ये सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल का जो है वो एक डायमीटर होगा और उसका एक रेडियस भी होगा। लेट्स सपोज कि ये सर्कल का क्या है, ये सर्कल का रेडियस है। और डायमीटर जो होता है वो आपको पता है कि रेडियस का डबल होता है, डायमीटर। तो सर्कल का जो एरिया आप निकालेंगे वो एरिया बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के, या फिर डायमीटर की फॉर्म में बराबर होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 के। इसी तरह अगर फर्ज करें कि आपको चाहिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो ट्रायंगल आपको पता है कि इस तरह की शेप की होती है। अब इसमें ये जो है ट्रायंगल की हाइट होती है, और ये ट्रायंगल का बेस होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक। तो आपको ये जो बेसिक शेप्स होते हैं इनका एरिया निकालना आना चाहिए, और आई होप आता भी होगा आपको, गुजारे ये मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में तो आप ये सब चीजें पढ़ते ही हैं ऑलरेडी। एरिया जो होता है, जब हम उसको इसकी हम मेजरमेंट करते हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ एरिया जो होती है वो होती है स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ एरिया जो होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन एरिया की और भी यूनिट्स होती हैं, और जो यूनिट्स होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। जो और यूनिट्स होती हैं एरिया की, वो उसमें हो सकता है मिलीमीटर स्क्वायर, उसमें हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें हो सकता है डेसीमीटर स्क्वायर, उसमें हो सकता है किलोमीटर स्क्वायर, एटसेट्रा। यानी कि आसान जबान में, लेंथ की जितनी भी यूनिट्स होती हैं, लेंथ की सारी यूनिट्स पर अगर आप स्क्वायर कर दें तो वो एरिया की यूनिट बन जाएंगी। कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर आपको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 करेंगे। आपको अगर मीटर स्क्वायर से डेसीमीटर स्क्वायर में जाना है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 करेंगे। अगर आपको मीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर क्या करेंगे भाई, 6 करेंगे। ठीक। ऐसे अगर इसका आपको अदर वे राउंड करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 करेंगे। या डेसीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 करेंगे।
और मिलीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 करेंगे। ठीक है। अब आ जाए वॉल्यूम के ऊपर। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या चीज़ होती है? वॉल्यूम की एक डेफिनेशन भी होती है। वॉल्यूम की डेफिनेशन ये होती है कि वॉल्यूम जो होता है बेसिकली वो होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। यानी कि कोई चीज़ जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो इसका वॉल्यूम कहलाती है। तो वॉल्यूम बेसिकली जो है वो स्पेस ऑक्यूपाइड है। कोई ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है। अब वॉल्यूम के भी डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, तो एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ पर आर का मतलब है स्फेयर का रेडियस। ठीक है। अगर आप एक स्फेयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम स्फेयर बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ पर आर का मतलब है रेडियस ऑफ स्फेयर। अगर आप एक सिलेंड्रिकल शेप के ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला होता है πr² L। और यहाँ पर आर का मतलब है रेडियस ऑफ सिलेंडर और एल का मतलब है लेंथ ऑफ सिलेंडर। बाद में इसको हम πr² H भी कहते हैं। तो एच का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, या एल का मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। वॉल्यूम जो होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। ठीक है। वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। और अदर जो यूनिट्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन कौन सी शामिल हैं? उसमें ज़ाहिर है मिलीमीटर क्यूब शामिल होगी, उसमें सेंटीमीटर क्यूब शामिल होगी, उसमें डेसीमीटर क्यूब शामिल होगी, उसमें किलोमीटर क्यूब शामिल होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि लेंथ की जितनी भी यूनिट्स हैं अगर उस पर हम स्क्वायर कर दें तो वो एरिया की यूनिट्स बन जाती हैं। और लेंथ की जितनी भी यूनिट्स हैं उन सब पे क्यूब कर दें तो वो वॉल्यूम की यूनिट बन जाती हैं। अब इनके कन्वर्जन्स जो होते हैं वो भी इस हिसाब से कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं मीटर क्यूब को जो है सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहूँ तो मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 करना पड़ेगा। और अगर मैं मीटर क्यूब को अगर मिलीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहूँ तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं अदर वे राउंड करूँ, यानी अगर मैं डेसीमीटर क्यूब को जो है मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 करना पड़ेगा। अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना चाहूँ तो मुझे 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना चाहूँ तो मुझे 10 पावर -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया और वॉल्यूम हो गया। लेंथ में सब चीज़ें बगैर पावर के आएंगी सारी यूनिट्स, और एरिया में तमाम यूनिट्स ऑफ लेंथ स्क्वायर के साथ आएंगी, और वॉल्यूम में तमाम यूनिट्स ऑफ लेंथ जो है वो क्यूब के साथ आएंगी। और उनके कन्वर्जन के साथ भी ऐसे ही होता रहेगा। मिसाल के तौर पर, अगर मीटर से डेसीमीटर में जाना हो, मीटर स्क्वायर से डेसीमीटर स्क्वायर में जाना हो, और मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना हो, तो कन्वर्जन क्या होगा? इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 2 एंड इंटू 10 की पावर 3। इसी तरह अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, या मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, या मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, तो अब पावर उसी हिसाब से होगी। अब मुझे अगर सेंटीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 करना है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे अगर मुझे मीटर से मिलीमीटर में जाना है, या मीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है, या मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना है, तो अब 10 की पावर्स उस हिसाब से हो जाएंगी। सिर्फ मीटर से मिलीमीटर में जाना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। अगर जो है मीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में, तो 10 की पावर माइनस सॉरी +6 से मल्टीप्लाई होगा।
और मिलीमीटर, मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाना है तो फिर 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर ये सारे कन्वर्जन हम उल्टे कर दें, यानी कि डेसीमीटर से मीटर, डेसीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, तो बट 10 की पावर्स माइनस में हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको जो है वॉल्यूम के बारे में बताया, यूनिट्स के बारे में बताया, और उसके कन्वर्जन के बारे में भी बताया। अब हम जरा सी बात करेंगे थोड़ी सी यूज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। जो मेजरिंग सिलेंडर होता है ये बेसिकली क्या मेजर करता है, ये लिक्विड्स के वॉल्यूम्स को मेजर करता है। इसमें क्या होता है कि जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसमें हमने उसको ग्रेजुएट किया हुआ होता है, यानी कि उसमें हमने रीडिंग्स ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो इमेजिंग सिलेंडर है ये वॉल्यूम नाप रहा है, और ये वॉल्यूम मिलीलीटर में नाप रहा है। बाय द वे मिलीलीटर जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है सेंटीमीटर क्यूब के। अगर आपको याद हो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये यूनिट ऑफ वॉल्यूम पढ़ी है एक, ये रही यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वैसे तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम तो मीटर क्यूब होती है, बट सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो यूज्ड। एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली इक्वल टू, या 1 डेसीमीटर क्यूब इज बेसिकली इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो मिलीलीटर होता है इसी को हम सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। अब ये आपको वॉल्यूम की यूनिट बता रहा है सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर। अगर मैंने यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो उसका वॉल्यूम है 5 मिलीलीटर। अगर मैंने यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो उसका वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर। सही है। यहाँ तक पानी भरा हुआ है ये भी 200 मिलीलीटर है। यहाँ तक पानी भरा हुआ है ये भी 70 मिलीलीटर है। तो जिस रीडिंग तक जितना पानी होगा वही उसका वॉल्यूम होगा। ये इमेजिंग सिलेंडर सिर्फ लिक्विड्स का वॉल्यूम नहीं नापता, बल्कि सॉलिड्स का वॉल्यूम भी नाप सकता है। और ये जो सॉलिड का वॉल्यूम नापता है वो ऐसे नापता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। अब ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसमें फर्ज करेंगे हमने इतना पानी भरा हुआ है। लेट सपोज इस पानी का वॉल्यूम जो है वो है 20 मिलीलीटर। ठीक है। हमने क्या किया, ये सेम सिलेंडर के अंदर जिसके अंदर 20 मिलीलीटर पानी था, हमने क्या किया कि इस सिलेंडर के अंदर हमने जो है एग्जैक्ट इसी सिलेंडर के अंदर हमने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डाला। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। जब सॉलिड ऑब्जेक्ट इस लिक्विड में इमर्ज होगा, ये तो इसकी वजह से क्या होगा, इस लिक्विड का लेवल राइज करेगा। लेट सपोज कि लिक्विड का लेवल राइज करके 27 मिलीलीटर पे आ गया। तो ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हुआ है, ये जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ है 27 मिलीलीटर -20 मिलीलीटर, जो कि बराबर होगा 7 मिलीलीटर के, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये एक्चुअली बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। इस वाले सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसको हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, यहाँ पे इसको हम मेजरिंग सिलेंडर मेथड भी कहते हैं उसको। ठीक है जी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम पर। टाइम को नापने की हम बात करते हैं। टाइम को बेसिकली तो हम सेकंड्स में नापते हैं। टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है जाहिर है सेकंड है, लेकिन सेकंड के अलावा हम टाइम के लिए जो है मिनट्स भी यूज करते हैं। और आपको पता है कि 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड्स के बराबर होता है। या हम आवर्स भी यूज करते हैं, जो कि 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, या फिर 3600 सेकंड्स के बराबर होता है। आगे ये कह रहा है कि द प्रिसीजन ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइस is chosen is chosen on the basis of the length of time interval to be measured। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब आप कोई टाइम नापने के लिए किसी डिवाइस का चॉइस करते हैं, तो आपकी जो चॉइस होती है वो इस चीज पे बेस करती है कि टाइम इंटरवल है कितना। ठीक है, कि टाइम इंटरवल है कितना। फॉर एग्जाम्पल, in order to find the period of simple pendulum, a watch with a precision of 0.1 second would be fine। इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, तो उसका टाइम पीरियड जाहिर है 1 डेसिमल प्लेस तक आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो इतने टाइम के लिए जो है 1 डेसिमल प्लेस तक की स्टॉप वॉच या घड़ी जो है काफी है। लेकिन अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड मिसाल के तौर पर, इफ आई हैव टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड नापने के लिए जो टाइम होगा वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। तो उसका जो प्रिसीजन होना चाहिए वो 0.000 सेकंड या मिली सेकंड तक होना चाहिए। तो उसके लिए जो हम स्टॉप वॉच यूज करेंगे वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं
जहाँ पे रिएक्शन टाइम जो होता है वो आपकी रीडिंग को अफेक्ट करता है। तो ऐसी जगहों पर हम फोटो गेट्स या मैकेनिकल स्विचेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक बॉल को ड्रॉप करो मेज पे से, टेबल पे से, और उसके जो है नीचे गिरने का टाइम नोट करो, तो जितनी देर में आप स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, ठीक है, जितनी देर में आप जो है इसको अ, अ, अगर जितनी देर आप उसको ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, उतनी देर में जो है वो ज़ाहिर है आपकी जो है वो बॉल नीचे गिर चुकी होगी। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वेयर योर रिएक्शन टाइम इज वेरी क्रिटिकल, तो वहां पर हम इस तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं। इस डिवाइसेस में क्या होता है, ये दो चीजें, जब बॉल इनमें से एक से गुजर के दूसरे तक पहुंचेगी ना, तो जब ये पहले गेट से जब बॉल गुजरेगी तो स्विच ऑन हो जाएगा टाइम का, और जब दूसरे तक पहुंचेगी तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इससे ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो नोट हो जाएगा, और आपका जो रिएक्शन टाइम है वो मैटर नहीं करेगा। ये एक और डिवाइस होता है, इसको हम जो है वो टिकर टेप कहते हैं। और टिकर टेप टाइमर्स जो होते हैं या उनको डेटा लॉगर्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं कि इनमें जो है ना इस तरह से एक समझ लें एक स्ट्रिप होती है जो कि वाइब्रेट कर रही होती है। और जब ये स्ट्रिप वाइब्रेट करती है तो उसकी वाइब्रेशन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में ये 50 दफा वाइब्रेट करेगी, एक सेकंड में ये 100 दफा वाइब्रेट करेगी। इसके नीचे से हम जो है एक टेप को, यानी कि एक जो स्ट्रिप होती है पेपर की, उसको खींच रहे होते हैं। तो जिसको हम खींचते हैं तो उसके बाद इस तरह से करके निशान बनते रहते हैं। यानी कि जब हम स्टिकर टेप को चलाएंगे और उसके नीचे से ये जो स्ट्रिप ऑफ पेपर है इसको हम पुल करेंगे, तो इसके ऊपर इस तरह के निशान आएंगे। ये निशान हमें बताएंगे ये टिकर टेप इसके ऊपर जो निशान डाल रहा था। इन निशान को यानी कि डॉट्स को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने इसको पुल किस तरह किया है। फॉर एग्जाम्पल ये डॉट्स बहुत करीब करीब है, इसका मतलब ये है कि हम टिकर टेप को बहुत स्लोली जो है वो खींच रहे हैं। ये जो डॉट्स हैं इनमें गैप ज्यादा है, इसका मतलब है कि इस टिकर टेप को हमने थोड़ा स्पीड से खींचा है। ये जो टिकर टेप्स के जो डॉट्स हैं, ये शुरू में तो बहुत करीब करीब है, बाद में दूर दूर है। इसका मतलब है कि शुरू में हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता पुल किया था, बाद में हमने इसको तेज से पुल किया है। और यहाँ पे देखें शुरू में जो है आपके पास डॉट्स ज्यादा दूर दूर आए थे, बाद में डॉट्स करीब करीब आए। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने जो है इस पुली को जो है शुरू में तेजी से पुल किया था, बाद में इसको हमने फिर आराम आराम से पुल किया। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्यूरेसी longer time intervals may be measured. For example, to find the period of a pendulum, we can first time several oscillations and then take the average. यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना जो रीडिंग्स होती हैं उनको एक से ज्यादा दफा नापते हैं और फिर उसका एवरेज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट कराएं, आपने सिंपल पेंडुलम का ऐसे छोड़ा, ये यूं गया और वापस यूं आ गया। अब जितनी देर में जाकर वापस आएगा उतनी देर में इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब अगर मैं इसको एक दफा वाइब्रेट कराऊंगा तो एक दफा वाइब्रेट करने का जब मैं टाइम नापूंगा, सो इट विल नॉट बी दैट मच एक्यूरेट। So in order to increase the accuracy of my answer, what I'm going to do, I'm going to time the oscillations of simple pendulum more than once, at least 10 times. मैं देखूंगा ये 10 टाइम्स कितनी देर में वाइब्रेट करता है। लेट सपोज ये 10 टाइम्स जो है वाइब्रेट करता है, और ये 10 टाइम्स वाइब्रेट करता है इन 21 सेकेंड्स। तो मैं क्या करूंगा, इन 21 सेकेंड को डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 2.1 सेकेंड। So that 2.1 second will be the time period for one oscillation of the simple pendulum, and it will be much accurate compared to measuring only a single oscillation. सिस्टमैटिक एरर अगला हमारा कॉन्सेप्ट है। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर ये होता है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट में जो है वो गलती की है, और वो गलती आप एक्सपेरिमेंट को दोबारा करके रिपीट करके एडजस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एरर हो गई, आपने कहा चलो दोबारा करते हैं, फिर वो एरर हो रही है, आपने फिर वो किया, फिर एरर हो रही है। तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के बाद अगर रीडिंग चेंज नहीं हो रही है, आपकी गलती वहीं की वहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कौन सी एरर है, वो सिस्टमैटिक एरर है। तो सिस्टमैटिक एरर आप एक ऐसी एरर को कहते हैं जिसमें जो है वो आप एक्सपेरिमेंट को जितनी दफा रिपीट कर लें, आपकी रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आपकी एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उसका अगला कॉन्सेप्ट हमारा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर जो है बेसिकली ये टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको ये बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज आप उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होती है या फिर वेक्टर होती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है अगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि सिर्फ उसकी वैल्यू हो, उसकी यूनिट हो बस। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक चीज का मास 2 किलोग्राम है, सो 2 किलोग्राम मास को एक्सप्लेन करने के लिए काफी है। ये उसका मैग्नीट्यूड है मास का, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। अगर मैं बोलूँ इस कमरे का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस कमरे के टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के लिए काफी है। ठीक है, इनफ है। तो ऐसे तमाम क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि उनकी वैल्यू और यूनिट होती है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं उसमें एक एग्जांपल है डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, एनर्जी, टेम्परेचर एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज जो है अभी हमारे सामने आएंगी जो कि स्केलर होती हैं। अगर इनके अलावा मैं आपको बताऊं तो एरिया इज स्केलर, वॉल्यूम इज स्केलर, डेंसिटी इज स्केलर, और प्रेशर इज स्केलर, वर्क इज स्केलर, एनर्जी इज स्केलर, पावर इज स्केलर, करंट इज स्केलर, पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर, रेजिस्टेंस इज स्केलर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी के साथ साथ कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि जिनमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बल्कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनमें डायरेक्शन भी होती है। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं इनमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बल्कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। वो जो क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन होती है, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है एज वेल एज उनका मैग्नीट्यूड भी होता है। वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। डिस्प्लेसमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, velocity is an example of vector quantity, acceleration is an example of vector quantity, momentum, electric field strength, gravitational field strength, etc. इसके अलावा भी हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेट्स से मोमेंट है, जैसे मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी आएगा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ग्राफिकली अगर आपको एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप एक एरो यूज करते हैं, और आप एरो ऐसे यूज करते हैं कि जो एरो की लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है, और एरो हेड जो होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को इस एरो के जरिए शो करूं तो इस एरो की जो लेंथ है ये मुझे ये बताएगी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और ये एरो हेड मुझे बताता है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह एक एरो के जरिए शो करें तो ये वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। आमतौर पे ये एरो बनाने के लिए हम एक स्केल चूज करते हैं। हम चूज करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक फोर्स है, लेट सपोज, और वो फोर्स जो है वो 200 न्यूटन की फोर्स है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है, तो सबसे पहले मुझे इस 200 न्यूटन को लेंथ ऑफ एरो में कन्वर्ट करना होगा। इस 200 न्यूटन को लेंथ ऑफ एरो में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं एक स्केल चूज करूंगा, और वो स्केल क्या होगा? वो स्केल कुछ भी हो सकता है मेरी मर्जी का। फॉर एग्जाम्पल मैं चूज कर लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 न्यूटन, तो 4 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू 200 न्यूटन। तो ईस्ट की तरफ 200 न्यूटन बनाने के लिए मैं ईस्ट की तरफ एक 4 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ कर दूंगा। बाय द वे, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट।
तो ये जो मैंने एरो के जरिए स्केल चूज कर कर एक लाइन ड्रॉ की है, एरो हेड जो है उसकी डायरेक्शन बता रहा है, और लेंथ ऑफ एरो जो है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो वेक्टर्स जो कि ऐड हो रहे होते हैं उनके कंबाइंड इफेक्ट को शो करता है। मिसाल के तौर पर अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर मिलकर जो काम करते हैं, अगर एक सिंगल वेक्टर वही काम करे जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो वो सिंगल वेक्टर इन दोनों का क्या कहलाएगा? वो सिंगल वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। जैसे अगर मेरे पास जो है दो 50 रुपीज के नोट हैं, तो एक 100 रुपीज का नोट वही काम कर पाएगा जो दो 50 रुपीज के नोट मिलकर करेंगे। तो 100 रुपीज का जो नोट है वो दो 50 रुपीज के नोट का क्या है? रिजल्टेंट है। अब जब आप वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पहले जो है वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो देखनी होती है। जब आप वेक्टर्स की डायरेक्शन देखते हैं, तो उसके बाद आप फैसला करते हैं कि वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा और कैसे निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, एक का है 8, और ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं उनके मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर लूंगा। तो 10 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा वो सिंपली 18 न्यूटन आएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये वेक्टर 10 है, ये वेक्टर 7 मैग्नीट्यूड का है, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। और जब मैं 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर 3 आएगा। एक चीज आपको और भी बताना चाहिए कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा यहाँ पर, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा लार्जर वेक्टर के साथ होगी। यानी जो 3 न्यूटन आंसर आया है, या 3 जो आंसर आया है इस वेक्टर का, उसकी डायरेक्शन राइट साइड पर होगी। ठीक है, ये एक सेकंड, एक सेकंड, जरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया ये। ऑलराइट, तो मैं ये कह रहा था कि जो 3 जो वेक्टर आया है इसकी डायरेक्शन फिर दोबारा से जो आया है, ये इसकी डायरेक्शन राइट साइड पर होगी। इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे इसलिए होगी क्योंकि आपका रिजल्टेंट, आपका जो लार्जर वेक्टर था वो राइट साइड पे था, तो रिजल्टेंट भी राइट साइड पर होगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है। तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर जो है पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि √a² + b² से निकाला जा सकता है। एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, अगर वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने का। वही होता है कि हम दोनों वेक्टर्स को आपस में मिलाकर एक इस तरह का पैरेललोग्राम बना देते हैं, और उसका डायगोनल जो होता है वो इन दोनों का रिजल्टेंट शो करता है। अब अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको पाइथागोरस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये साइड 8 न्यूटन है तो ये साइड 6 न्यूटन है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट पाइथागोरस लगा कर ही आएगा, यानी कि √8² प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अंडरलाइन ऑल द क्वांटिटीज दैट आर वेक्टर्स। इस क्वेश्चन में जितनी भी क्वांटिटीज आपको वेक्टर नजर आ रही हैं उन सबको आप अंडरलाइन करते हैं। स्पीड इज नॉट अ वेक्टर बट वेट इज अ वेक्टर। डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर। टेम्परेचर इज नॉट अ वेक्टर बट मोमेंटम इज अ वेक्टर। मास इज नॉट अ वेक्टर, एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर बट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर। उससे आगे कह रहा है, टू फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ड्रॉ वेक्टर डायग्राम एंड कैलकुलेट द रिजल्टेंट। एक वेक्टर जो है 3 न्यूटन का है, एक वेक्टर जो है 4 न्यूटन का है। तो मैंने आपसे कहा कि इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पाइथागोरस लगाना होता है जब ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हो जाएगा √25, और √25 बराबर होता है 5 न्यूटन के। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक नंबर 1 जो है, इस पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया।